जेनेटिक्स का जब भी नाम आता है तो एक बहुत ही पॉपुलर नेम हमारे सामने आता है, डेट इज़ मेंडल। हिज फुल नेम इज़ ग्रिगोर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के एक रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे फैमिली। तो शुरू में ये एक मॉन्क की तरह काम करते थे, मॉन्क लाइक एक रिलीजियस मैन की तरह एक रिलीजियस प्लेस पर रहते थे। तो धीरे धीरे फिर इनका इंटरेस्ट फिज़िक्स में, नेचुरल साइंस में डेवलप हुआ। तो इन्होंने 2 साल अपनी पढ़ाई भी की, उसके बाद इन्होंने फिज़िक्स पढ़ाई भी स्कूल के अंदर। देन धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए आया। तो जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो इनके जो सब्जेक्ट्स थे लाइक फिज़िक्स, नेचुरल साइंस का इम्पैक्ट इनकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पर भी पड़ा, जो आगे आपको इसकी लिमिटेशन में कुछ पॉइंट पता चलेंगे कि कैसे पूरी तरह से ये मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों इसको जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है? बिकॉज ही कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही सारा बेस जेनेटिक्स का हमें बताया था। लाइक इन्होंने ही सारे लॉज हमें दिए थे, लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमारे पास, पढ़ेंगे जब हम आगे इस चैप्टर में। इनहेरिटेंस अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, यही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग की थी ये बता करके कि कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देन इनका जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो शुरू किया, 7 साल तक इन्होंने अपना वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेशल प्लांट, ऑन गार्डन पी प्लांट परफॉर्म किया 7 साल तक। 7 साल यानी कि 1856 से 1863 तक इन्होंने अपने काम को जारी रखा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था डेट वाज गार्डन पी प्लांट। जिस रिलीजियस प्लेस के पे ये रहते थे वहाँ पे ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। गार्डन पी प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है इट इज़ 14। 2n स्टेज बताइए मैंने यहाँ पर, डिप्लॉयड स्टेज। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम स्टाइलम। ओके बेटा। मेंडल conducted his experiment for 7 years, 1856 to 1863. Now question arises, why he selected garden pea plant? So here are the some points which show how he selected, why he selected garden pea plant. सबसे पहला point, garden pea plant is an annual plant, so it has a very short life cycle, means result we can obtain result within a year. Second, garden pea plant is a bisexual plant, so no pollinating agent is required. Third, many seeds are obtained at the same time. Number 4, 7 easily detecting contrasting characters are found in these garden pea plants. ये 7 contrasting characters की टेबल अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कौन से वो characters थे जिनकी स्टडी मेंडल ने की थी। देन लास्ट, गार्डन पी प्लांट को ग्रो करना, हैंडल करना, मेंटेन करना इट वॉज वेरी ईजी। तो इस वजह से मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया। 7 कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था, उन कैरेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर 7 कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर था जो आगे जनरेशन में शो हो रहा था, और कौन से रिसेसिव कैरेक्टर्स थे जो कभी किसी सिचुएशन में ही शो होते थे, पर्टिकुलर सिचुएशन। ये सब आगे एक्सप्लेनेशन आएगी। और कौन से क्रोमोसोम नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है, तो ये एक टेबल है, आप बना लेना इसका। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करूँगी। सबसे पहला कैरेक्टर हाइट, जो गार्डन पी प्लांट की स्टेम हाइट थी, उसमें अगर स्टेम हाइट टोल है तो इट विल बी द डोमिनेंट, एंड जो अगर कोई स्टेम हाइट छोटी है किसी प्लांट की, ड्वार्फ है, तो उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर इनके सिंबल भी लिखे गए हैं। अगर कोई डोमिनेंट है जैसे टॉल, उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है उसके लिए हम जो डोमिनेंट है, जो हमने कैपिटल लेटर डोमिनेंट का यूज़ किया है, उसी का ही स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। अगर हमने कैपिटल टी लिखा है डोमिनेंट के लिए, तो हम रिसेसिव के लिए स्मॉल टी ही लिखेंगे, ना कि डी। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। सेकेंड जो कैरेक्टर है इट इज़ फ्लावर कलर।
जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं गार्डन पी प्लांट में, अगर वॉयलेट कलर फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं इट विल बी डोमिनेंट, अगर वाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर सिंबल आप देखें वी कैपिटल है और यहाँ पर वी स्मॉल है। थर्ड कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन पर है तो हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट। एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, जैसे ये प्लांट है यहाँ साइड में इधर, ठीक है, यहाँ साइड में अगर कोई फ्लावर है इधर तो ये एक्सियल पोजीशन है, और टर्मिनल पोजीशन है जैसे बिल्कुल यहाँ टिप पर। तो इस तरह का जो प्लांट है वो रिसेसिव है, और जहाँ एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर है वो डोमिनेंट है। इसके बाद फोर्थ होता है पोड शेप। पोड शेप का मतलब है जो उसका कवर होता है गार्डन पी का, आपने ग्रीन कलर का कवर देखा है, उसको हम बोल रहे हैं पोड। अगर पोड शेप इनफ्लेटेड है, इनफ्लेटेड का मतलब अच्छा ताज़ा जैसे फूला हुआ मटर होता है फ्रेश, उसको बोलते हैं इनफ्लेटेड शेप। एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब कई आपने ऐसे मटर देखे होंगे जिसमें मतलब सीड होते हैं पर बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, पूरा अच्छे से ऐसा लगता है डेवलप नहीं हुए सीड उसके अंदर, तो वो होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यहाँ इन्फ्लेटेड के लिए आई वर्ड यूज़ किया है, कंस्ट्रिक्टेड के लिए मैंने स्मॉल आई यूज़ किया है। देन इसके बाद पोड कलर। अब जो कलर जो उसका छिलका है पी का, उसका कलर कैसा है, अगर वो पूरा ग्रीन है अच्छे से तो वो डोमिनेंट है, अगर वो येलोइश है तो वो रिसेसिव है। देन इसके बाद सीड शेप, जो उसके अंदर सीड हमें निकलते हैं, अगर वो प्रॉपर राउंड शेप के निकल रहे हैं तो राउंड इज़ द डोमिनेंट। अगर कुछ रिंकल्ड है तो रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर का यूज़ करेंगे, तो रिंकल्ड यहाँ पर रिसेसिव हो जाएगा। देन इसके बाद सीड कलर, जो सीड कलर अगर आपको येलो दिख रहे हैं तो यहाँ पर येलो डोमिनेंट के लिए है एंड ग्रीन रिसेसिव के लिए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, पोड कलर और सीड कलर थोड़ा अपोजिट है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर लिखे हुए हैं मैंने। हाइट के लिए जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर है, फ्लावर कलर के लिए क्रोमोसोम नंबर 1 पे, फ्लावर पोजीशन के लिए ऑल्सो ऑन 4th क्रोमोसोम, शेप पॉड शेप भी 4th के ऊपर, और जो पॉड कलर के जीन्स हैं वो 5th क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, सीड शेप 7 के ऊपर, और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर होंगे। तो ये थे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनके बारे में मेंडल ने बताया। इसके बाद बेटा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट में, सबसे पहले उसने प्योर प्लांट को चूज़ किया था। ही सिलेक्ट दी प्योर प्लांट्स। अभी प्योर प्लांट कौन से हैं, जब हम क्रॉसिंग करेंगे उससे मैं आपको बताऊंगी। प्योर प्लांट मतलब एक प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट। कोई भी जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर लेकर के उसमें प्योर टॉल और प्योर टॉल प्लांट उसने सेलेक्ट किया। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई। देन थर्ड सेल्फ ब्रीडिंग, किसकी, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड बने उनकी फिर फर्दर सेल्फ ब्रीडिंग कराई। तो इनके बारे में आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यस, ये सेम वही स्टेप्स हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से पोलन को हम अलग कर देते थे, स्टेमन को हम रिमूव कर देते थे विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। देन हम कार्पल को कवर कर देते थे फॉर मैच्योर होने के लिए। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाती थी तो हम डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स को उसके ऊपर स्प्रे करके फिर से उसको पेपर बैग से रैप कर देते थे। तो इस तरह का जो टेक्निक था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो हमने पढ़ा था। तो मेंडल ने भी वही टेक्निक यहाँ पर यूज़ की थी। तो सबसे पहले मेंडल ने जो क्रॉसिंग की थी, मेंडल ने की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यहाँ पर बताया गया है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन और 1 जीन। मोनो से आपको पता चल जाएगा, मोनो मीन्स सिंगल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर लेकर के चलेंगे प्लांट का, और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है, इट इज़ अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी मैं इसको क्रॉसिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ।